हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। तो पार्ट 1 में हमने कवर किया, कहाँ तक कवर किया था बच्चों? हमने कवर किया था राउट्स लॉ तक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल्स एंड नॉन आइडियल्स से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या है आइडियल सोल्यूशन? तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो फॉलो करते हैं या ओवे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। ऐसा मानते हैं हम कि जैसे आपने a प्लस बी दो कंपोनेंट्स यूज़ किए और एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, बनाया। तो देखो, जब ये प्योर होगा तो इनके बीच का अपना कोई इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा ना। तो एक ए करके इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इसमें बी करके इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब आप सॉल्यूशन बना दोगे तो जो इंटरेक्शन बनेगा वो क्या होगा? ए एंड बी का इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन होगा? ए एंड बी का इंटरेक्शन होगा ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिन सॉल्यूशंस में ए बी का जो इंटरेक्शंस हैं वो किसके इक्वल हो? ए बी के इंटरेक्शन से। ठीक है, तो मे बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबेस राउट्स लॉ। ठीक है, एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन में ए बी अट्रैक्शन, ठीक है, और ए और बी अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? एकदम मैग्नीट्यूड में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चों। अगर वो सेम है तो वो है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो ये चीजों को ओवे ना करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो इसके लिए जो हमने ग्राफ पढ़ा था, मे भी पहले लेक्चर में हमने कवर किया था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, फिगर था वो, ग्राफ नहीं। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। एक सेकंड। आइडियल सॉल्यूशन में आप ये भी देख लीजिए कि जब हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, मतलब जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो जो हीट होगी, मतलब कुछ भी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? चेंजिंग उसकी जीरो होगी। वॉल्यूम चेंज वो भी क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, नॉन आइडियल में आते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है भैया? आइडियल का क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, मतलब दोनों का अट्रैक्शन, ए का अट्रैक्शन और बी का अट्रैक्शन सेम नहीं होगा। किसके? ए बी के अट्रैक्शन के। क्या? ए का अट्रैक्शन बी का अट्रैक्शन सेम नहीं होगा। किसके? ए बी के अट्रैक्शन के। ठीक है, तो क्या होगा? वो ओबे नहीं करेगा किसको? राउल्ट्स लॉ को। तो उसमें हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो। क्या होगी? इज नॉट जीरो। मतलब कुछ ना कुछ तो हीट चेंज होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। हीट चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो अब देखो, नॉन आइडियल में दो केसेस होते हैं। देखो, जब इक्वल चीजें तो ठीक है। अब नॉन इक्वल चीजों में क्या है? हो सकता है कि इसका अट्रैक्शन इन दोनों से ज्यादा हो सकता है इन दोनों से कम हो। तो ठीक है, इन दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन भी पढ़ लेते हैं। चलो आओ। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या है? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन। इस चैप्टर में हमने पहले ही बताया था कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। इफ ए बी इंटरेक्शन इन द सोल्यूशन आर वीकर, मतलब कमजोर हो, द ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, टू लिक्विड ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा? आप थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करेगा यहाँ पे कि जब इंटरेक्शन वीक होता है, क्या होता है? इंटरेक्शन वीक होगा, मतलब कि आपका प्योर में क्या होगा? इंटरेक्शन स्ट्रांग है और ए बी का इंटरेक्शन क्या है? वीक है। मतलब समझना मेरी बात को, ए बी का जो इंटरेक्शन है वीक है, ए का इंटरेक्शन क्या है?
और बी का इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रांग है। तो देखो इसको वेपर फेज में बदलना होता है। तो देखो नीचे से अगर आपको कहीं ऊपर जाना है और नीचे से कोई आपको पकड़ के रखा तो आप आसानी से नहीं चढ़ पाओगे ना। लेकिन अगर आप फ्री हो, मतलब आपसे किसी दूसरे ने कम एकदम टाइटली नहीं, आसान सा हाथ थोड़ा सा पकड़ा, छुड़ा के ऊपर चले आ जाओगे। वैसे इसमें क्या होता है कि अगर वीकर इंटरेक्शन है तो आसानी से वेपर फेज में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो आपने आइडियल सोल्यूशन माना था, जिसका वेपर प्रेशर आप मान रहे थे, क्या मान रहे थे, आप मान रहे थे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट और क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही मान रहे थे। बी के लिए मान रहे थे पी बी इक्वल टू पी बी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, समझना मेरी बात को, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना, जो आप आइडियल का होगा इसका होगा उससे तो इसका ज्यादा आएगा, तो क्या होगा, उसका ज्यादा आएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब जो आपका ये क्या है, ये लाइन किस चीज के लिए है, आइडियल सॉल्यूशन की है, किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की है। पर यहाँ पे क्या है, P जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, प्योर टाइम, जब वो प्योर में थे उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या करेगा, ये जो लाइन है आइडियल सॉल्यूशन की उससे ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चलो अब आते हैं निगेटिव डेविएशन में। ठीक है भैया, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आपने क्या बताया, एक में ए बी इंटरेक्शन वीकर है तो दूसरे में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, उतनी आसानी से एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स में, जब प्योर कंपोनेंट्स में जो वेपर प्रेशर होगा उसके कंपेरिजन में इसमें थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम होने के कारण क्या करेगा, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चलो ठीक है। फिर आते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो एजियोट्रॉप्स उन सॉल्यूशन के उस फेज को कहते हैं, जैसे जब आप एक लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो उस वेपर फेज के सॉल्यूशन, समझते हैं एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ऐसे कंपोजिशन में पहुंच जाए कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। इससे क्या होगा कि अब आप उसको फ्रैक्शन और डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर पाएंगे। उस कंपोजिशन को क्या कहते हैं, स्टेज को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। द सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर which boil at constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotrophs। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चलो ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ के आए, जिसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ा सॉल्यूशन में, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नेचर ऑफ सॉल्यूट से हमें मतलब नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट से मतलब होता है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसमें आप पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, समझना। अभी आपको मैंने बताया था कि जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, क्या डाल दें, नॉन वोलेटाइल, मतलब कि आपके पास सॉल्वेंट है, आपने उसमें एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया है। ठीक है, मतलब सॉल्यूट डाल दिया है, समझना। तो उसमें क्या होगा कि आप जब कोई भी चीज जब वेपर फेज में बदल रही होती है तो उसकी अपर लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, अपर लेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वेपर्स में बदलने में। ठीक है, अभी तक क्या था कि ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट होने के कारण इसकी जो अपर लेयर थी इसी के पार्टिकल्स की थी। ठीक है, समझ रहे हैं भैया, इसी के पार्टिकल्स की थी, जो कि वोलेटाइल है, इसके कारण आराम से ये लोग आदान प्रदान आना जाना कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जिसके बाद क्या हुआ, इसकी कुछ स्पेस उन महान भाव ने ले ली कि नहीं ले ली, तो कुछ जगह पे
सॉल्यूट भाई साहब आ गए, जिसके कारण क्या होगा कि कुछ ना कुछ अब क्या होगा, जो वेपर्स बदल रहे थे उनमें कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। आ जाएगी। तो क्या होगा उससे ये होगा कि भैया जो प्रेशर नॉर्मल मतलब एक सॉल्वेंट का क्या होता है, प्योर में होता है, उससे भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आगे समझो मेरी बात को। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर of an ideal solution containing the non-volatile solute in equal to the moles fraction of the solute at the given temperature। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक है? बताओ जल्दी से। तो जो PA नॉट होता है वो क्या होता है? प्योर, जब सॉल्वेंट प्योर होता है उसका क्या होता है? वेपर फेस होता है। तो क्या होगा, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? PA नॉट माइनस प्रेशर जो कि टोटल अब सॉल्यूशन का है, तो वो क्या आएगा? डेल्टा PA इक्वल टू PA नॉट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से। आपने पढ़ा, चलो यहाँ पे आप ना जो ये B लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे मानिएगा कि जो हर अब आगे आने वाले सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको मानना है कि जो B है वो किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है, और A जो है वो किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है। किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देता हूं एक्स्ट्रा। यहां पे आप थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा डेल्टा PA इक्वल टू PA नॉट माइनस PA। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अभी तक हम पीछे से पढ़ के आए थे टोटल प्रेशर जो नॉन वॉलेटाइल के लिए होता है, हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था, वो होता है क्या होता है? PA इक्वल टू PA नॉट XA, यही होता है। किसी को कंफ्यूजन नहीं भैया? ठीक है, चलो समझ से जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे देखो, उसके बाद क्या होगा? आप PA की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये डॉट है मल्टीप्लाई का, ठीक है? तो आप करेंगे डेल्टा PA इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता? फिर आप आगे फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको PA क्या करिए? कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो PA नॉट 1 माइनस XA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। अब आप थोड़ा सा याद करिए, बाइनरी सोल्यूशन ले रहे हैं ना? ठीक है भैया, बाइनरी सोल्यूशन ले रहे हैं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दीजिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, चलो तो इधर है डेल्टा PA। ठीक है, तो आ जाएगा डेल्टा PA इक्वल टू PA नॉट XB। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? जिसको भी हो बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अब इसको नीचे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? XB इक्वल टू, समझ से जाना, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा PA अपॉन PA नॉट। समझ में आया बच्चों? आया? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे बढ़े। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर देता है कि आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देता है और आपसे पूछ लेता है कि आप बताओ कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ये सब कुछ भी, या फिर वेट पूछ लेता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब चीजें पूछ लेता है, तो इससे थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखिए, अभी आपने क्या फाइंड किया? XB, जो कि अभी आपने क्या बताया था आपको कि ये B जो आप लेने वाले हैं किसके लिए? सॉल्यूट के लिए लेने वाले हैं। तो क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इक्वल टू आपने क्या लिया? डेल्टा PA अपॉन PA नॉट। ठीक है, आप फर्दर आप P देखो, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो,
ये आपने क्या लिखा था, डेल्टा पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए, था कि नहीं था बेटा, था ना। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। समझ में आया? ठीक है। अब आप क्या करें, मोल फ्रैक्शन को ध्यान से देखें और मोल फ्रैक्शन को ध्यान से देखें और याद करें कि मोल फ्रैक्शन का क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स ऑफ एन बी अपॉन मोल्स ऑफ एन बी प्लस मोल्स ऑफ एन ए। मतलब समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताना, ठीक है। अब एनवी जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं आप, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वेट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मोलर मास, ठीक है। तो एनबी के लिए आप लिख दीजिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, अपॉन क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि ये जितने ये जो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये सिर्फ काम करता है जब बहुत मतलब डाइल्यूटेड चीजें ले रहे हो आप। तो डाइल्यूटेड चीजें ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट है इन कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इसको क्या करते हैं आप, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर आपका ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो जल्दी से, एक्स बी की जगह आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम ए अपॉन एम पी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। इक्वल टू आपका क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? जिसको हो तुरंत बताए, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू बी। क्या फाइंड करना है बच्चों, डब्ल्यू बी फाइंड करना है, डब्ल्यू ए फाइंड करना है, डब्ल्यू बी फाइंड करना है। अगर आपको इसमें से कुछ भी फाइंड करना है तो आप इसी का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मैंने कह दिया कि आपको एम बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एम बी फाइंड करना है, तो बस सीधा सा है। चलो इसको इरेज करके यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये समझाने वाला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको आसानी से लिख सकते हैं, एम बी इक्वल टू, इधर देखिए, एम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसको उधर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन? जल्दी बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? अगर नहीं है तो चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या है कि ये फाइनल फॉर्मूला है, इससे आप हर चीज़ फाइंड कर लेते हैं। इसको पूरा एक्सप्रेस करके इसलिए दिखा दिया है, इसलिए इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे खास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं, बताओ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसका मतलब कि जैसे आप का वेपर प्रेशर जो है उसका प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, जो आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर के इक्वल। तो क्या हो, मतलब उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो तो अब आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने पढ़ा कि भैया जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किस में डाल देते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, थोड़ा देर पहले आपको बताया कि लोअरिंग प्रेशर में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया अभी कि कुछ पार्टिकल्स टेक प्लेस कर लेंगे किसके, सॉल्यूट के, कर लेंगे सॉल्यूट के, और कुछ किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के। तो जब पूरा प्योर सॉल्वेंट था तो उसकी एस्केपिंग आसान थी,
और जब क्या हुआ, सॉल्यूट भी आ गया, जब ये सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब आसानी से वेपर प्रेशर में नहीं बदल रहा है, उसने भी अपर लेयर में टेक प्लेस कर लिया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही चीजें उतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगी। तो जब भी देखो, अब यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं, तो अगर आप इसमें एक बर्नर लगा के नीचे से हीट प्रोड्यूस करें, हीट दें इसको, जब हीट देंगे तो जैसे जो प्योर सॉल्वेंट होगा तो कम हीट में ही ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लेगा। पर क्या होगा, जब इसको सॉल्यूशन बना दोगे तो इसमें क्या है, कुछ पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल के जो इतना आसानी से वेपर्स में नहीं बदल रहे हैं, दैट्स वाई क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जो प्योर का होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा किसका, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो क्या होगा, एलिवेशन मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि टीबी मतलब टोटल जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके सॉल्यूशन का माइनस प्योर सॉल्वेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका, तो आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या, मोलैलिटी, यहाँ पे मोलर बॉइलिंग पॉइंट लिखो, मोलर नहीं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बोलो बच्चों, मोलैलिटी के। मोलैलिटी के हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, ये कांस्टेंट का नाम क्या, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको मोलर क्यों लेते हैं, आप एज्यूम करो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि आपका जो यहाँ पे आपने मोलैलिटी ली है वो 1 मोलर ली है। क्या ली है, 1 मोलर। 1 मोलर क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको 1 मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान समझिए, यहाँ पे मोलैलिटी है। मोलैलिटी के लिए हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ा था, मोलैलिटी का फॉर्मूला मतलब इसके फर्स्ट वीडियो में इसके पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। मोलैलिटी का फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। मोलैलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, मोल्स होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ए है वो आप सॉल्वेंट के लिए लेने वाले हैं और बी सॉल्यूट के लिए लेने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोल्स, तो ठीक है, Na मतलब देखो, और मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं बेटा, प्रेजेंट मास अपॉन मोलर मास, यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, तो वेट ऑफ बी अपॉन एम बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000, मान लो कि अगर वो केजी में ना हुआ तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन किसका, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो एम मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000, नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, बस जो पीछे आपने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यही लिखा था, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, बस इसकी जगह ये पुट कर दो, पुट करो जल्दी से। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको ऐसे रखो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब मान लो अगर आपको मैंने कह दिया होता क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, तो बस आप इसको नीचे इसको उधर भेज देंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एम बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, अब एम बी तो उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एलिवेशन मतलब चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस सेम टू सेम देखो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था कि जब हम सॉल्यूशन में देख रहे थे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा था किससे, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। बट यहाँ पे क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बोलो, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। चलो ठीक है, तो
सेम वही स्ट्रक्चर होगा, वैसी चीज़ें हो रही होंगी। तो बस इसमें क्या हो रहेगा कि जो प्योर सॉल्वेंट TF डॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट पे जब देखा जाएगा मतलब प्योरली, तो उसका क्या होगा, कंपेरिजन करोगे तो उसमें क्या होगा कि एज कंपेयर टू जो सॉल्यूशन आपने बनाया उससे क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? तो क्या है, उसके पहले फ्रीजिंग पॉइंट बता देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब जब सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उसे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ये हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के होता है। किसके होता है बच्चों, मोलैलिटी के होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे और उसके जगह KF लगाएंगे। KF यहाँ पे क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, चलो इसका भी थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या निकाला था हमने, डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल मतलब मोलैलिटी। बस एस्टिस वैसे ही पुराना जैसे सब कुछ जो आपने किसमें किया है, किसमें किया बताओ बताओ, अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, बस वही फ्रीजिंग पॉइंट में भी होने वाला है। तो ठीक है, तो चलो करते हैं TF इक्वल टू KF। अब यहाँ पे मोलैलिटी के लिए आप समझिए मेरी बात को, मोलैलिटी की जगह आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो मोल्स के लिए WB अपॉन MA मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, ये MB है WA। ठीक है, इसकी जगह इसको पुट कर दो, M की जगह KF M की जगह। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल m की जगह पुट करो WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डेल्टा TF की जगह इसको भेजो, तो MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन ये नीचे आ जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई WA। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है? चलो बस यही है फ्रीजिंग पॉइंट। इसी मतलब ये फॉर्मूले या तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे या तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो डरना नहीं है, आराम ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं, एक पार्ट इसका आ चुका है और क्वेश्चन की ऐसी अगर आपको नीड लगे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन क्लास भी करवा देंगे जिसमें हम पूरे सॉल्यूशन के फर्स्ट कंसेप्ट उठा के लास्ट कंसेप्ट तक सारे क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से। अगर नीड लगे तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो अब आते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो इसके लिए, इसके समझाने के लिए एक थोड़ा सा आपको पहले मैं एक फिगर दिखा देता हूँ। तो देखो क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, जैसे कि आप क्या करोगे, एक नॉर्मल सा 2 कंटेनर ले लो, बीच में से उनको दोनों को ज्वाइन कर दो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से। तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा मूव करने लगेगा किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो आप ऊपर से जो ये क्या है पिस्टन लगा के रखें, इस पिस्टन पे आप एक फोर्स लगा रहे होंगे। किस लिए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भैया, मतलब देखो नॉर्मल सा इधर से जब आप क्या है सॉल्वेंट की तरफ से जा रहा है, किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो क्या करना है, अगर आप उस सॉल्यूशन को रोक मतलब उस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जाए, तो आप उसको कुछ रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाएंगे ना यहाँ पास से कि इधर से इधर को ना जाए। तो जितना आप प्रेशर लगाने वाले हैं उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए, द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ semi-permeable membrane from pure solvent to solution to the solution is called osmosis। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, कभी कभी क्या होता है ना, ये नहीं लिखा होता तो ये भी समझ लो, कंसंट्रेशन के बेस पे भी समझ लो ऑस्मोसिस। तो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू दैट हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताना। ठीक है, और एक और है, ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, तो समझना ये बात को, जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, पाई से करते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू CRT। यहाँ पे C जो है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है,
आर गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टेम्परेचर को, ठीक है। तो आप सी की जगह n/v भी रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आसानी से कर लेना है, ठीक है। आगे करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिन दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्विमुलर कंसंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप किसी में डाल रहे हो तो जैसे आपने सेल डाली एज इट इज वैसे ही रहेगी, ना ही वो पचकेगी ना ही वो फूलेगी। लेकिन क्या होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है, इफ द सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या सॉल्यूशन हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सम अदर सॉल्यूशन इट, मतलब दूसरे सॉल्यूशन के साथ अगर कुछ मेम्ब्रेन के साथ रखा जाए या फिर जैसे हम लोग एग वगैरह को डाल देते हैं या तो ग्रेप्स वगैरह को, तो उनके साथ क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो जिसमें क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है, तो इसके कारण क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा, उसके अंदर बाहर का पानी अंदर आ जाएगा, मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है उससे सॉल्वेंट अंदर की तरफ आने लगेगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वो होता है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़िया से यहाँ से इसमें ही बता देता हूँ आपको, बढ़िया से सॉल्वेंट मूव कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो आप उसको रोकने के लिए पाई लगा रहे हैं, पर अगर आप इतना प्रेशर क्या करें थोड़ा सा और बढ़ाएं तो क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का है वो उधर वापस आने लगेगा। तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, जब इतना फोर्स लगा दें कि आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस पे ध्यान देते हैं। The process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from solution to the pure solvent by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis। कोई confusion हो यहाँ तक तो बताओ, आगे चलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। किसको समझते हैं बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास रिफर्स टू द experimentally determined molar mass of solute that deviates from the theoretical और expected value। मतलब कि जो आप एक्सपेरिमेंटली मोलर मास आप फाइंड कर रहे हैं वो अलग आ रहा है, लेकिन जो आपने थियोरेटिकली और किसके थियोरेटिकली और जो आपने एक्सपेक्ट की थी वैल्यू उससे अलग आया, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, चलो आगे बताओ, ठीक है। अब आते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि देखो आपने जो से किया सब कुछ अभी आप आइडियल मान कर रहे थे कि ये सब चीज़ें हो ऐसी होंगी तो ऐसी होंगी, पर ऐसा थोड़ी होता है हमेशा। तो मतलब जो आप सोच के करो वो थोड़ी होता है कि हम सोच के करते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की हमारे इतने नंबर हमेशा नहीं आते हैं। पर हाँ, अगर अच्छे से मेहनत करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी आ जाती है ना उसमें। तो वैसे क्या होता है कि जैसे आप किसी भी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, जो भी आपने फॉर्मूलेस लगाए, आपने जितने सारी हेनरीज लॉ लगाया, राउल्ट्स लॉ लगाया, फिर इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले पढ़े, तो ये सब क्या होता है कि आपने जितना सोचा है जरूरी थोड़ी है कि वही होगा, उसके अंदर सेम टू सेम थोड़ी होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है बेटा, क्योंकि देखो आप क्या हो जाता है कभी कभी जैसे आपने किया तो जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएशन कर देता है, एसोसिएशन कर देता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट इनटू मल्टीपल आयंस, मतलब कि जैसे आपने डाला तो वो मल्टीपल आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या हो जाता है, उसको डिसोसिएशन बोलते हैं। और मल्टीपल आयंस से कंसंट्रेशन उसका इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टू फॉर्म लार्जर एग, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो क्या आते हैं वांट ऑफ फैक्टर में। तो वांट ऑफ फैक्टर को किस लिए नोट करते हैं हम लोग, कोई जाओ भैया, हाँ, वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहला सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब कि जो डिसोसिएशन होने के बाद जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है या तो एसोसिएशन होने के बाद पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। एक ये तरीका होता है फाइंड करने का। दूसरा एक और आई का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास अभी मैंने बताया, नॉर्मल मोलर मास जो कि आपने एक्सपेक्ट किया हो, ठीक है, थ्योरेटिकली आपने जो फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं किसमें, एक और तरीका होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट कॉलिगेटिव। देखो आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड की है तो एक तरीके से क्या कुछ ऑब्जर्व करके भी फाइंड की जा सकती है, और आपने अभी जो फाइंड किए हैं वो एक्सपेरिमेंटली किए। कैसे किए हैं, एक्सपेरिमेंटली किए हैं, ठीक है। तो ये तीन मेनली फॉर्मूले होते हैं किस चीज के, फाइंड करने के, क्या, वांट ऑफ फैक्टर को, ठीक है। आते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ लेते हैं। जब
डिसोसिएशन हो रहा हो तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस n माइनस 1 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करते हैं बताते हैं, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड अपॉन डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद कितने सारे पार्टिकल्स फॉर्म हो गए हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या करेंगे, i माइनस जो मतलब वांट ऑफ फैक्टर है उससे माइनस करेंगे किसको, 1 को, अपॉन करेंगे n माइनस मतलब जो पार्टिकल्स हैं फॉर्म हुए हैं डिसोसिएशन में उससे कर देंगे, तो आपका जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है। चलो अब आते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या होता है, जब मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो एसोसिएशन टेक प्लेस करा रहा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, I इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ शायद आपको ये मे भी समझ में ना आए, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, इंटू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए n इंटू 1 माइनस वांट ऑफ फैक्टर अपॉन n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म अपॉन एसोसिएशन, ठीक है। तो n कब एसोसिएशन के लिए ना है, कब डिसोसिएशन के लिए, ये याद रखें। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। तो ये था एकदम क्विक और क्विक, एकदम क्विक वन शॉट, जिसको अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आपको चैप्टर समझ में आएगा और रिवीजन टाइम में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर इसी के साथ धन्यवाद।